Hello everyone, hope you all are fine. Today in this class we are going to start new chapter for class plus 2, right? The name of the chapter, it is chapter 7 of unit 4, and the name of the chapter is alternating currents. From your 10th class, you know that the current is always caused by potential. By Ohm's law we said the same कि जो पोटेंशियल होता है वो करंट को पैदा करता है. जिस तरह की नेचर पोटेंशियल की होगी उसी तरह की नेचर करंट की होगी. इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द करंट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट. बट if the current is variable, it may be variable in amount, it may be variable in direction, whatever it is, then the current is also going to be variable, right? तो इस चैप्टर में हम वेरिएबल ईएमएफ या पोटेंशियल और वेरिएबल करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे पोटेंशियल और करंट टाइम के साथ वेरी करते रहें. वेरी किसमें? वैल्यू में भी, डायरेक्शन में भी, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ऐसे करंट्स को अल्टरनेटिंग करंट्स कहा जाता है, राइट? 10th में एसी और डीसी के बारे में हल्का फुल्का हमने सुना है. करंट की जो बाय बर्थ नेचर है वो कौन सी है? एसी है. उसको फोर्सफुली हम डीसी बनाते हैं, राइट? विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इनपुट एनर्जी वेस्ट होती है. तो जब थॉमस एल्वा एडिसन और निकोल टेस्ला का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे उनके बीच में सबसे बड़ा जो एक तनाव था, एक टेंशन थी, वो इसी चीज को लेके थी. निकोला टेस्ला वाज ऑफ द थॉट कि जब उसकी पैदाइशी नेचर ही अल्टरनेटिंग है तो आप उसके ऊपर स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, ये सब लगा के फ्रिक्शन इन्वॉल्व करके एनर्जी का इतना सारा पार्ट वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप उसको एसी के रूप में ही क्यों नहीं हार्नेस करते? लेकिन तब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो निकोल टेस्ला वाज द फर्स्ट वन जिसने वो हमें एसी जनरेटर्स बना के दिए थे, राइट? दिस वाज द माइलस्टोन विक्ट्री इन दैट फील्ड. तो अभी हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. तो अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं? द करंट्स which changes their direction and magnitude continuously with time are called alternating currents. ग्राफिकली अल्टरनेटिंग करंट्स को हम कैसे दिखाते हैं? ग्राफिकली अल्टरनेटिंग करंट्स को हम इस तरह से दिखाते हैं. अब जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ऐसी कर्व किस फंक्शन के लिए बनती है, ठीक है? ऐसी कर्व साइन और कोसाइन फंक्शंस के लिए बनती है. किसके लिए बनती है? साइन और कोसाइन, वोल्टेज और करंट. और साइन और कोसाइन जो ऑसिलेशंस होती हैं उनकी एक जर्नल इक्वेशन क्या होती है? वी हैव लर्न्ड दैट इन +1 वेव्स एंड ऑसिलेशन. आपको शायद साइन थीटा की बजाय साइन ओमेगा टी, शायद ऐसा कुछ याद आ रहा होगा. दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, समटाइम्स नोन एज एम्पलीट्यूड. और ये साइन ओमेगा टी, इसको साइनोसॉइडल वेरिएशन देता था. कौन सी वेरिएशन बोलते हैं इसको? साइनोसॉइडल. लेकिन इसमें सिर्फ साइन नहीं, इसमें कॉस भी आ सकता है. तो इट इज एज गुड एज साइन ओमेगा टी. दोनों ही एक्सेप्टेबल है, राइट? चलिए, तो अगर ये किसी साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की इक्वेशन भी हम इसी की हेल्प से डेवलप कर लेंगे. तो हम जो ईएमएफ की इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और जो करंट की इक्वेशन लिखते हैं, राइट? अब हमें पता है कि करंट क्या होता है? करंट होता है E बाय आर. तो E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यही लिखने वाला हूं मैं, राइट? E नॉट बाय आर क्या देंगे? व्हाट इज E नॉट एक्चुअली? जैसे यहाँ पे A क्या था? एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Y क्या था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो वैल्यू जो उसी पल पे है, एट दैट मोमेंट. इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है. क्या वैल्यू है ये? इसको कई बार पीक वैल्यू भी बोला जाता है. क्या बोल देते हैं? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. और ये E क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है.
इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी पल की, और किस पल की, इस पल की, ठीक है। और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये +1 का थोड़ा सा बेसिक लगेगा, वहां से डायरेक्टली काम करेंगे। देखो अगर मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम करंट ही आएगा, E/R करंट होता है, मैक्सिमम EMF/R तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा, ठीक है। तो साथ में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा। तो ये अपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है, ओके। ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, इस वे से इसको हम समझते हैं और इस वे से इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट टाइम पीरियड इज द पीरियड या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि साइनोसॉइडल वेरिएशन है तो यहां से लेके वापस यहीं तक आने को एक साइकिल बोलते हैं। कितना, 1 साइकिल। तो यहां पे टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं, एक साइकिल को पूरा होने में लगा समय, उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। तो अब मैं जरा इसको रिफाइंड वे में लिख देता हूं थोड़ा सा। E = E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। I = I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अभी अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। और ये कैसे डिफाइन करते हैं हम, टाइम पीरियड आपको याद होगा, यहां पे चीज साइनोसॉइडल मोशन में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, राइट। जब एक साइकिल पूरा होता है, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं ये, या +1 में हमने पढ़ा है वेव्स एंड ऑसिलेशन। जब एक साइकिल पूरा होता है तो यहाँ पे ये साइन वेव है, यहाँ पे कितना एंगल होता है, 0, यहाँ बीच में कितना होता है, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270, और यहाँ पे जब साइकिल खत्म होता है तो कितना हो जाता है, 360। तो डिग्रीज में ये वैल्यूज है एंगल की, ओके। और 360 का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री जो होते हैं वो 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं ना, 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपनी एक पूरे साइकिल में कितनी है, 2 पाई रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन जाता है, राइट। और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने की कोशिश करें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, राइट। क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड या इन गिवन टाइम। कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही हैं दिए गए टाइम में या 1 सेकेंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। चलिए, तो अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन 1 सेकेंड होता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर 1 है तो उसको पूरा करने में लिया गया टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड जितना एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, तो ये ऑटोमेटिकली 1/t बन जाएगा। अगर आप यहां से रेसिप्रोकल करो इसका तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा, यानी कि ओमेगा यहां से कितना आ जाएगा, 2 पाई न्यू। ये सारी बातें आपने +1 में कहीं ना कहीं सीखी हुई हैं, चाहे वो मैकेनिक्स था जिसमें आप सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे वो ऑसिलेशंस एंड वेव में पढ़ते हैं, दे ऑल आर रिलेटेड। हमने वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में भी कुछ डेरिवेशंस की हुई हैं +1 में, राइट। तो वही बेसिक लगेगा इसको सारा। तो अगर ये हमारे पास रिलेशन है तो इन्हीं इक्वेशंस को मैं और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं, E0 साइन ओमेगा की वैल्यू क्या पुट हो सकती है, 2 पाई न्यू, आउटसाइड क्या आ जाएगा, t। और यही इक्वेशन कैसे बन सकती है, I0 साइन 2 पाई न्यू इंटू t।
अच्छा, फिर न्यू का रिलेशन क्या है, 1 बाय टाइम पीरियड। तो आप चाहो तो यहाँ पे ओमेगा को या जिस तरह से भी इन्वॉल्व करना चाहो, देयर आर मेनी वेज टू डू सो। बस आपको अपना जो ध्यान है वो रखना है कि कैसे करना है इस चीज को सॉल्व। ओमेगा को इधर ले आओ तो 2 पाई बाई टी भी आ सकता है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो गुड, 2 पाई बाई टी इंटू टी। और यहाँ पे क्या आ सकता है, ई नॉट साइन, सॉरी इट विल बी आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी। याद रखना ये कैपिटल टी जो है इट इज टाइम पीरियड, और ये जो टी है एट दैट इंस्टेंट वाला टाइम। ओके, समझ रहे हैं? तो ये बेसिक था अल्टरनेटिंग करंट्स का। चलिए, ये बेसिक सीखने के बाद सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आता है हमारे पास कि अगर मैं एक पूरे साइकिल की बात करूं एसी के, तो एक पूरे साइकिल का मतलब ये चीज है, राइट? जो इतना पोर्शन है इस कर्व का, ये अपर हाफ में है पॉजिटिव, और ये जो इतना पोर्शन है ये लोअर हाफ में, ये किसमें है, नेगेटिव। फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू। अगर आपको एक पूरे साइकिल के दौरान, ये एक पूरा साइकिल है, सभी वैल्यूज का एवरेज निकालना हो, जो चीज वेरिएबल हो, जो चीज लगातार बदलती जाए, वहां पे हम क्या ढूंढते हैं, वहां पे हम एवरेजेस ढूंढते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एवरेजेस ढूंढनी है, तो अगर आप सभी वैल्यूज को ऐड करके उसको डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ ओवर द कंप्लीट साइकिल हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो आप कैसे करें? तो एक लाइन लिखता हूं मैं यहां पे, फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं। क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी माने अल्टरनेटिंग करंट, कई बार इसको एसी करंट भी बोल देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। वैसे तो गलत है पर चल रहा है ऐसे किताबों में, तो आप भी चला दो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या है, 0 है। इस चीज का प्रूफ देना है हमें। मैंने आपको थ्योरेटिकली तो समझा दिया, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है। मैथमेटिकल प्रूफ कैसे दें? देखो बेटा, हमने कोई अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया जिसकी वजह से कोई अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो गया, कितना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। अब मुझे एक बात पता है, क्या, कि ये करंट ऑलवेज वेरिएबल है, तो इसका मतलब द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज ऑल्सो वेरिएबल, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी पर्टिकुलर नहीं है, वो भी चेंज कर रही है। चलो, अगर यहाँ पे करंट वेरिएबल है तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी वेरिएबल रहेगी। टाइम इंटरवल बड़ा है तो ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, टाइम इंटरवल छोटा कर दूं तो कम वेरिएशन, और छोटा कर दूं कम वेरिएशन, और छोटा कर दूं कम वेरिएशन। एक ऐसा स्मॉल टाइम dt चूज कर लेते हैं, एक ऐसा स्मॉल टाइम dt चूज कर लेते हैं जो कि ऐसा मान लेते हैं कि इतना कम है ये टाइम, कि इस टाइम के दौरान इस करंट की वजह से कांस्टेंट चार्ज फ्लो करेगा। ये कोई कांस्टेंट चार्ज भेजेगा सर्किट में। तो अगर ये कोई कांस्टेंट चार्ज भेजेगा तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, लेट्स से dt टाइम में dq चार्ज भेजता है तो करंट आएगा dq बाई dt के बराबर। यहां से dq की इक्वेशन क्या बन जाएगी, i dt, राइट। फिर करंट की i की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा, i नॉट साइन ओमेगा टी dt। ये जो चार्ज है ये थोड़ा सा चार्ज है जो सर्किट के अंदर भेजा गया dt टाइम में। आपको चार्ज या करंट ढूंढना है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल पे ढूंढने के लिए इसको क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेट कर दूं dq को इंटीग्रेट करूंगा तभी मेरे पास q आएगा, राइट। इस तरफ इस चीज को भी इंटीग्रेट करना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। अच्छा, फिर इसकी लिमिट्स कहां से कहां लेनी है,
टाइम की। पूरे साइकिल के लिए कर रहे हैं तो साइकिल कहां से कहां स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होके टी पे खत्म होता है, यहां पे आधा टाइम हुआ होता है, यहां पे 1/4 और 3/4 टाइम हुआ होता है। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं इसको 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 4 टुकड़े कर दिए टाइम के, राइट। तो एक पूरे साइकिल में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं 0 से t। अच्छा, आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, या फिर मैं बच्चों को अक्सर यहाँ पे, बिकॉज सम ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक चीज कहता होता हूँ कि आपको थोड़ी सी फिर मेहनत चीजों को याद रखने में करनी पड़ेगी। वो मैं क्या करना चाहता था, मैं यहाँ पे इस स्टेप को भी करके दिखाऊंगा मैथमेटिकल बच्चों के लिए जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। आई नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी डी टी फॉर ए कंप्लीट साइकिल 0 to t। ध्यान से सुनना, यहां पे लिख देना फ्रॉम कैलकुलस। उन बच्चों के लिए बता रहा हूं ये जिनको डिटेल में नहीं जाना। फ्रॉम कैलकुलस ये जो होता है साइन ओमेगा टी डी टी ओवर द कंप्लीट साइकिल, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आपको नहीं सॉल्व करके दिखाना सीबीएसई में, इवन पंजाब बोर्ड में भी चल जाएगा ये, स्टेट बोर्ड में। ठीक है, अगर आप इतना लिख देते हो और सीधी वैल्यू यहां पुट करके बोल देते हो कि जो एवरेज चार्ज ओवर द कंप्लीट साइकिल है वो क्या है, 0 है। तो अगर एवरेज चार्ज ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 है तो ये इंप्लाई करता है कि एवरेज करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल भी क्या होगा, 0 होगा। अब मैथ्स वाले बच्चे बच गए जिनको ये जानना है कि इज इक्वल टू 0 कैसे आया। साइड पे समझाता हूं, तो आप लोग अपने नोट्स में भी आई वुड प्रेफर कि ये आप मैथमेटिकल स्टेप साइड पे कर दो, क्योंकि जो एक मैथ वाला बच्चा है, सपोज उसके पास भी अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो वो सीधा सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व करके दिखाने की बजाय। ठीक है, इतना डीपली आपको नहीं करके दिखाना होता, डेरिवेशन की मेन स्टेप्स लिखनी होती है वहां पर, बाकी तो दिमाग में करना होता है। तो मैं साइड पे लाइन लगा के कर देता हूं, इसको साइड पे लाइन लगा के करूंगा तो साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन जो है ये बनेगी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to t, -1 अपॉन ओमेगा बाहर निकाल लो, जो कॉस ओमेगा टी है इसमें लिमिट्स भरो। तो पहले अपर लिमिट भरी जाएगी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस फिर क्या है लोअर लिमिट भरी जाएगी। अब जो कॉस ओमेगा टी होता है व्हाट इज ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी होता है 2 पाई, क्योंकि अभी हमने टाइम पीरियड डिफाइन किया था वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो इसका मतलब ओमेगा इंटू टी क्या हो गया 2 पाई। साइन कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो -1 आता है। माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, व्हाट इज 1 माइनस 1 0। उसका मतलब आपकी पूरी इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। सो यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट रिगरस मैथमेटिक्स, यू जस्ट राइट फ्रॉम कैलकुलस दिस एंड यूज द रिजल्ट डायरेक्टली। उसका मतलब ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है। बेटा ये तो ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 आ गई। अच्छा, अगर हाफ साइकिल में कोई पूछ ले, हाफ साइकिल में एसी के हाफ साइकिल में अगर उसकी एवरेज वैल्यू देखें तो वो 0 नहीं होगी। क्यों? हाफ साइकिल का मतलब है कि या तो आप उसका हाफ पॉजिटिव वाला लोगे या हाफ कौन सा लोगे, नेगेटिव वाला। उनकी एवरेज ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें या तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं या सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, उनको ऐड करोगे तो वो कोई ना कोई रिजल्ट आपको देंगी। तो average value of AC over the complete cycle, over the half cycle is known as, उसका एक्सप्रेशन नाम है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। क्या बोलते हैं उसको? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू वाले जो 5-6 एक्सप्रेशन आएंगे ना, these are highly important, one of the question आपको मिल जाएगा एग्जाम में। एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या मतलब है हमारा मीन वैल्यू ऑफ AC से?
मीन वैल्यू ऑफ AC इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, उतनी अमाउंट ऑफ करंट होती है which can send the same amount of charge in time t as it is sent by in half time as it is sent by DC in full time। दोबारा सुन लो, आराम से सुन लो। मीन वैल्यू ऑफ AC is that amount of current which would send the same amount of charge in half time as it is sent by DC in full time। मतलब AC जो है वो जितना चार्ज हाफ टाइम में भेज देता है, ठीक है, और DC उतना ही चार्ज पूरे टाइम में भेजता है, उतनी वैल्यू ऑफ AC को मीन वैल्यू ऑफ AC कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सो आई कैन रीड इट वंस अगेन। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC is equivalent to that value of DC which would send the same amount of charge in the circuit as it is sent by AC in half time। AC की मीन वैल्यू DC की उस वैल्यू के बराबर होती है जो T टाइम में उतना ही चार्ज भेजेगी जितना AC हाफ टाइम में भेज सकती है। ओके, चलिए, अगर ये डेफिनेशन पता चल गई है तो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग रिलेशन वही होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि ये वेरिएबल करंट है, पर मैं एक स्मॉल टाइम dt ले लेता हूं जिसमें ये वेरिएबल करंट भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, करंट की तरह, और कांस्टेंट चार्ज भेजेगा। लेट्स से दैट टाइम इज dt, तो इसका मतलब चार्ज सेंट इन टाइम dt विल बी कांस्टेंट। तो ये कितना आएगा, साइन ओमेगा टी, राइट। साइन ओमेगा टी जब ये आएगा इन कंप्लीट साइकिल, तो dt टाइम में ये अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट करंट की तरह बिहेव करेगा और कांस्टेंट चार्ज भेजेगा। ये तो dt टाइम में सेंड किया हुआ चार्ज है, आपको कितने टाइम में निकालना है, हाफ टाइम में। तो बस इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी कितने टाइम में, 0 से t/2 टाइम में। कर लेते हैं इसको सॉल्व। अगेन आई वुड सुजेस्ट यू कि ये तो बाहर आ गया यहां से। ओके, साइन ओमेगा टी dt की जो इंटीग्रेशन होती है किस लिमिट के बीच में, 0 to t/2 लिमिट के बीच में, ये आती है t/π। कितनी आती है, t/π। सीधा रिजल्ट याद रख लेते हैं, फ्रॉम कैलकुलस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to t/2 इज t/π। मैथ्स वाले बच्चों अभी आप साइड पे सॉल्व करके इसको पता कर सकते हो, जिसको करना है। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, नहीं आएगा तो फिर मैं हेल्प करूंगा। तो ये कितना बन गया, आई नॉट t/π। दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय दिस करंट इन टाइम हाफ t/2। तो यहां से करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना भेजा है वो हमने निकाल लिया है, दैट इज आई नॉट t/π, और टाइम कितना लिया इसने, हाफ टाइम, t/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये चीज बनेगी, 2 पलट के ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट 2/π, ये चीज बनेगी। इस रिजल्ट को भी याद रखना, काम आएगा। बाकी जो 2/π होता है, 2/π की हमारे पास जो अगर डेसिमल कन्वर्जन है वो निकालें तो 0.637 आती है। तो ये रिलेशन भी कई जगह पे काम आ सकता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 63.7 ऑफ आई नॉट। यानी कि जो आप मीन वैल्यू निकालते हो ना, कई बार सब्सक्रिप्ट यहाँ पे m यूज कर लेते हैं, मीन या AV एवरेज। जो आप मीन वैल्यू निकालते हो वो 63.7% होता है पीक वैल्यू, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अगर एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 होती है
तो हम जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर को किसी एसी जनरेटर के साथ यूज क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको याद है तो उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो करंट के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि अगर करंट क्लॉक की बजाय एंटी क्लॉक हो जाएगा तो वो कॉइल उल्टा घूमने लगेगी, तो पॉइंटर जो उधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है। यू हैव सीन गैल्वेनोमीटर, राइट? तो अगर मैं एसी मेजर करने की कोशिश करूंगा, एसी की बहुत कम फ्रीक्वेंसी रख के भी चलूंगा, तो वो नीडल को, अब जैसे 50 हर्ट्ज है, उसका मतलब यह है कि पोलैरिटी 100 बार चेंज होगी, इसका मतलब 1 सेकंड में सुई 100 बार ऐसे करेगी। आपने 10th क्लास में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में एक चीज पढ़ी है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जैसे ये फिंगर है, अगर मैं धीरे धीरे मूव करता हूं, यू कैन सी इट मूविंग, पर मैं अगर इसको तेज कर दूं और तेज कर दूं, बहुत ज्यादा तेज कर दूं किसी मशीन की तरह, तो आपको लगेगा कि या तो ये फिंगर इस पूरी जगह में फैली हुई या एक ही जगह पे है, इतनी तेजी से ये मूव करेगी। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हमें गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो मूव करती हुई नजर नहीं आती। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज अ गैल्वेनोमीटर टू मेजर एसी। फिर वहां पे हॉट वायर एमीटर वगैरह यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।